वेलकम टू mahendragroup.com T20 स्पीड टेस्ट। चलिए देखते हैं एसएससी सीजीएल 64 सब्जेक्ट मैथ्स में कौन कौन से क्वेश्चन लिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं और मोस्ट कंफ्यूजिंग भी हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ पर लिखा हुआ है sin स्क्वायर 15 प्लस sin स्क्वायर 20 प्लस sin स्क्वायर 25 अप टू द डेश sin स्क्वायर 75 तक। इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम पे आते हैं। इसमें एक ऑप्शन कई बार ऑप्शन रिकॉर्डिंग भी करना पड़ता है। इस क्वेश्चन के करने के लिए हमारे पास दिख रहा है कि साइन का और मोस्टली जो ऑप्शन है वो कॉस के टर्म्स में है, तो इनको हमको कहीं ना कहीं कॉस के टर्म्स में चेंज करना होगा। साइन स्क्वायर 15 एक कंसेप्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हो सकता है साइन स्क्वायर 15, साइन स्क्वायर 20, साइन स्क्वायर 25 दैट इट। साइन स्क्वायर 15 और साइन स्क्वायर 75 इस तरीके चेंज करें, सबको कन्वर्ट कर लें कॉस में। कॉस में कन्वर्ट करने के लिए हम सभी को पता है साइन 90 माइनस थीटा, और if you know sin 90 minus theta is cos theta। तो इन तरीके से इनको कन्वर्ट करेंगे और अपने आप ये साइन जो है sin स्क्वायर 15 कन्वर्ट हो जाएगा इसमें cos स्क्वायर 75 में दैट वे। फिर देखते हैं कैसे। sin स्क्वायर 15 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं sin स्क्वायर 90 माइनस 75 क्लियर, प्लस cos स्क्वायर sin स्क्वायर 20 को लिख सकते हैं हम लोग sin स्क्वायर 90 माइनस 70 प्लस अप टू 30 डेज। तो देखिए sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा जैसा हमने डिस्कस किया, sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, इस वजह से इसका मान हो जाएगा cos स्क्वायर 75। सिमिलर यहाँ पर sin स्क्वायर 90 माइनस 70 दैट मींस का हो जाएगा cos स्क्वायर 70 अप टू 30 डेज। तो देखिए जो हमारे पास किस तरह का ऑप्शन हो दैट मींस cos स्क्वायर 75 cos स्क्वायर 70, तो दिखेगा आपको इस ऑप्शन पे, तो दैट मींस करेक्ट ऑप्शन हमारा जो होगा फोर्थ ऑप्शन। एक कंसेप्ट में ये क्वेश्चन इस पैटर्न में पूछा जाता है, तो कभी कभी इसी पे कुछ वैल्यूज भी दी जाती हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन इसी पे बन सकता है। यहाँ पर देखिए तो sin स्क्वायर 15 और sin स्क्वायर 75 मिलके 90 बन रहा है, 20 ऐसे आगे वहां पर आएगा आपका 70 वो भी मिलके 90 बन रहा है। इस तरीके से देखेंगे तो आपके 13 टर्म्स पड़ेंगे पूरे। उन 13 टर्म्स में देखेंगे, जब एक को कन्वर्ट कर लीजिए दूसरे को ऐसा रहने देंगे, तो sin स्क्वायर 15 को चेंज किया तो यहाँ पर आएगा sin स्क्वायर 75 और लास्ट में sin स्क्वायर 75 लास्ट में लिखा हुआ है, इस वाले को चेंज करते हैं तो हम लोग के पास बन जाएगा cos स्क्वायर 75। ये इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ऐसे हमारे पास 13 टर्म्स पढ़ते हैं और बीच पे हमारा एक पड़ता है sin स्क्वायर 45, और sin स्क्वायर 45 की जो वैल्यू होती है 1/2 दैट मींस एक टर्म्स हटा दीजिए तो बचे हमारे पास कितने 12 टर्म्स, और 12 टर्म्स का जो सम होगा मतलब दैट मींस 2 टर्म्स मिलाकर 1 है, तो 12 का मतलब हो गया कितना 6। दैट मींस एक ऑप्शन इस तरीके के फॉर्म पे भी हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, तो दैट मींस 6 होल 1/2। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन जो था उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रियल आंसर होगा आपका cos स्क्वायर 15 प्लस cos स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 75। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ है ABCD एक वर्ग है, PQRS क्रमशः भुजाओं AB BC CD DA पर बिंदु हैं। इस प्रकार की AP बराबर BQ बराबर CR बराबर DS। तो देखिए ज्योमेट्री करने के लिए कहीं ना कहीं जैसा क्वेश्चन बोला जाए उसके अकॉर्डिंग आप उसको फिगर बना लीजिए। अगर आपने फिगर बना लिया सही से तो फिर आपका आधा काम हो गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर क्या बन सकता है। ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, इस पर पॉइंट्स हमारे पास हैं PQRS। कहां पे AB पर कोई पॉइंट PQ है, ये सपोज दैट P हो गया, BC पर आपका Q है दैट मींस ये Q हो गया, CD पर आपका R है ये R हो गया, और DA पर आपका DA पर S है। आगे देखिए ये तो फिगर में जो पॉइंट दिए गए उसके अकॉर्डिंग हमने ड्रा कर लिए। आगे बोला गया हमें फाइंड करना है फाइंड द एंगल, और भी कुछ कंडीशन दी गई हैं। पहले देखते हैं फाइंड करना है एंगल SPQ। तो पहले ड्रा करते हैं SPQ का मतलब S को P से ड्रा करिए और Q से, दैट मींस ये एंगल आपको फाइंड करना है SPQ क्या होगा। और इस कंडीशन को भी देखते हैं। देखिए बोला गया आपका वर्ग है दैट मींस ये एंगल आपका कितना होगा 90, और ये एंगल्स भी आपका क्या होगा 90। दैट्स क्लियर। और एक कंडीशन और है हमारे पास AP इज इक्वल टू BQ, दैट मींस AP ये लाइन और BQ आपस में इक्वल है।
सी आर दैट मीन्स ये लाइन सी आर और डी एस इक्वल है और ये इक्वल है। तो अगर देखें अगर ये लाइन इक्वल है दैट मीन्स ये लाइन भी एक तरह से इक्वल होगी, क्योंकि ये क्या है स्क्वायर है, यानी वर्ग है, वर्ग की भुजाएं क्या होती हैं आपस में बराबर होती हैं। जब इधर से बराबर तो इधर भी ये क्या होगा बराबर। तो इस तरह देखिए दोनों त्रिभुज नहीं देखें एस ए पी और पी बी क्यू, ये दोनों त्रिभुज आपके कैसे हो गए सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये एंगल दोनों क्या होंगे बराबर बराबर। तो दैट मीन्स 90 ये हो गए, तो ये एंगल हमारे पास कितना होगा 45। सिमिलरली इधर भी एंगल क्या हो गया 45। तो बचा ये एंगल क्या, पूरी लाइन का एंगल हमारे पास होता है कितना 180। 45 इधर हो गया 45 इधर हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास बचा कितना 90 डिग्री। दैट मीन्स जो है रिक्वायर्ड आंसर था एस पी क्यू कितना है 90। देखते हैं किस ऑप्शन पे, तो दिख रहा है हमारे पास किस ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन। दैट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कुंड में एक नली द्वारा पानी भरने की में सामान्यतः 20 मिनट लगते हैं, लेकिन छेद होने के कारण 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। तदनुसार उस छेद के कारण वह पूरा कुंड खाली करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर दो तरह के पाइप लगे हुए हैं। पहला एक सिंपल पाइप जो टैंक को भर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है उसको एक उस पर लीकेज हो जाता है जिसके कारण आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। तो देखते हैं, यानी जो भरने वाला पाइप है वो आपको अगर नॉर्मली भरता तो भरता कितना, सपोज ए पाइप है वो आपको 20 मिनट में पूरा टैंक को भर दे रहा है। लीकेज होने की वजह से इसको 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे, दैट मींस 20 एंड लेकर आए थे, 10 मिनट ज्यादा लग गया, एक्स्ट्रा टोटल टाइम कितना लग गया 20 + 10 दैट मींस 30 मिनट्स। तो a माइनस बी, बिकॉज लीकेज जो होगा वो माइनस को रिप्रेजेंट करता है, दैट मींस वो क्या कर रहा है हमारा डिक्रीज करता है, डिक्रीज होने की वजह से वहां पर 10 माइनस हो गया 30। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 20 माइनस 30, 20 30 का एलसीएम लिया तो क्या आया 60, डिवाइड किया तो 3 आया और यहाँ पर 2 आया। दैट मीन्स यहाँ पर एक पाइप जो है एक मिनट में 3 पार्ट भर रहा है, लीकेज होने के कारण ये 2 पार्ट्स भर रहा है। अगर हमको निकालना है लीकेज 1 मिनट में कितना पार्ट खाली कर रहा है, तो दैट मींस देखिए अगर इन दोनों इक्वेशन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें निकलता क्या है b की वैल्यू निकलती है, और b की वैल्यू कितनी है 3 - 2, दैट मींस कितना हो गया 1। यानी लीकेज 1 मिनट में एक पार्ट खाली कर रहा है और टोटल टैंक की कैपेसिटी हमारे पास कितनी है 60। दैट मींस पूरे टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा 60 मिनट्स। देखते हैं भाई ये किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें, किस ऑप्शन पे थर्ड ऑप्शन पे। दैट मींस करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा थर्ड। चलिए ये तो हुआ तीसरा क्वेश्चन, और देखते हैं अगले क्वेश्चन कौन से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। दिख रहा है आप सभी को 20%, 10% और 10% के 3 क्रमिक छूट देने के पश्चात एक कपड़े धोने की मशीन 6480 में परचेज की गई है, बेची गई सॉरी। तदनुसार मशीन का आरंभिक अंकित मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर 2 चीजें होती हैं दी गई है हमें। यहाँ पर हमारा ये दिया गया है बेची गई, दैट मींस ये क्या दिया गया है सेलिंग प्राइस गिवन है 6480, और हमें फाइंड क्या करना है अंकित मूल्य, दैट मींस हमें निकालना है इसका एमआरपी। एमआरपी हमारे पास क्या है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस गिवन है, हमें निकालना क्या है एमआरपी। तो देखिए 2 चीजें होती, कभी सेलिंग प्राइस देते हैं तो हमें एमआरपी निकालना होता है, कभी एमआरपी दे देंगे और आपको सेलिंग प्राइस निकालना होता है। तो देखिए होता है 10% डिस्काउंट की बात करेगा तो 10% डिस्काउंट मतलब सपोज दैट एमआरपी अगर हमारा 100 था तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना 90। अगर वो 120% डिस्काउंट बात करेगा तो 100 था तो हो जाएगा कितना 80। तो दैट पे हम लोग यहाँ पर लेकिन डिस्काउंट यहाँ पर दिए गए 3 डिस्काउंट, पहला 20% डिस्काउंट, फिर 10% और फिर 10%। दैट मींस पहले 20% डिस्काउंट दिया गया, फिर से 10% और फिर 10%। इस तरीके से देखें तो अगर सपोज दैट कोई आर्टिकल अगर 100 रुपीज का था, पहले एमआरपी अगर हमने 100 रुपीज का मान लिया तो पहले उसका एमआरपी हो जाएगा एसपी हो जाएगा 80 बिकॉज 20% डिस्काउंट, फिर 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट मतलब क्या हो गया 80 का 10% डिस्काउंट 90% यानी 72 हो गया, और फिर से 10% डिस्काउंट दैट मींस 72 का फिर से 90%। एक तरीके से ऐसे आप आगे निकाल के जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा एमआरपी का इतना परसेंट, ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो देखते हैं
तो एक तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं, दूसरा एकदम डायरेक्ट तरीका करने के लिए हम सक्सेसिव परसेंटेज का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें डायरेक्ट करना भी जल्दी से, तो डायरेक्ट लिखिए 6480 डिवाइड बाई 20% डिस्काउंट, इसका मतलब हम लोग नीचे रख देंगे क्या 80%, 10% डिस्काउंट दैट मींस डिवाइड बाय 90%, देन अगेन 10% डिस्काउंट, इसको फिर से लिख सकते हैं कितना 90%। अब इनको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 10,000 रुपीज। तो देखिए 10,000 रुपीज हमारे किस ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन पे, दैट मींस करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। ये देखिए, ये इसको एक तरीके से ऐसे लगा सकते हैं, दूसरा आप सक्सेसिव परसेंटेज से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेंस्ट्रुएशन से लिया गया है। देखिए एसएससी के एग्जाम पे मेंस्ट्रुएशन भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है, उसी में से एक है। बोला गया एक शंकु है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, एक ठोस है जिसे पिघलाकर आधार की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर वाले सरसम शंकु में ढाला गया, तो निर्मित शंकुओं की संख्या क्या होगी। तो इसमें शंकुओं को जब भी ढाल के कोई ठोस को ढाला जाता है तो उस केस में हमारा उसका यूज होता है वॉल्यूम। जब किसी को रोल किया जाता है उस केस में हम लोग का यूज होता है कर्व सरफेस। तो इस क्वेश्चन में देखिए, मतलब इसको पिघलाकर बनाया गया और फिर से उसे शंकु ही बनाया गया, तो दैट मींस इस तरीके से जो पूरा ठोस का शंकु होगा पिघलाकर बनाया, तो इसका ठोस जो बड़ा वाला शंकु है उसका वॉल्यूम क्या होगा, और फिर जो छोटे छोटे शंकु बनाए गए उन शंकुओं का वॉल्यूम क्या होगा। फिर एक शंकु का वॉल्यूम मिल गया, पूरे वॉल्यूम दिया गया है, डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास निकल आएगा नंबर ऑफ कितने हमारे पास शंकु बने। देखते हैं बड़े शंकु का जो वॉल्यूम होगा, तो वो वॉल्यूम हो जाएगा क्या 1/3 पाई, और आर यहाँ पर हमें दिया गया त्रिज्या, यानी त्रिज्या दी गई है 6, तो 6 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब हो गया यहाँ पर कितना 8 सेंटीमीटर। ये बड़े शंकु का ये हो गया, और इन्हें पिघलाकर छोटे छोटे शंकु बनाए गए, तो जो छोटे छोटे शंकु बने, एक शंकु का वॉल्यूम निकालें तो एक शंकु का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई, ये जो हमारे पास जो स्मॉलर शंकु बनाए गए, कोन बनाए गए उनका है, और ये लार्जर जो बड़ा ठोस था उसका 1/3 पाई। आर की यहाँ पर जो छोटा शंकु बनाया गया उसकी वैल्यू है कितनी 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू हाइट यहाँ पर देखिए तो कितनी दी गई है 2। अगर इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर दें, बड़े शंकु के वॉल्यूम में से छोटे शंकुओं के वॉल्यूम को डिवाइड कर दें तो निकल आएगा नंबर ऑफ कितने शंकु बने। तो डिवाइड करके देखते हैं, जिसे क्लियर दिख रहा है 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया, 2 से इधर देखिए 2 4 जा 8, दैट मींस यहाँ पर बचा क्या 36 और ये 4, तो 36 4 जा 144, दैट मींस नंबर ऑफ जो शंकु बने वो कितने बने हमारे पास 144। देखते हैं किस ऑप्शन पे, तो क्लियर दिख रहा है यहाँ पर कि थर्ड ऑप्शन पे, तो दैट मींस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक स्पर्श रेखा पीटी है, यदि P केंद्र O से 10 सेंटीमीटर दूरी है, PB से एक क्षेत्र रेखा है और PB 5 है, तो जीवा BC की माप ज्ञात कीजिए, लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ज्योमेट्री के लिए कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फिगर बनाना होगा, अगर फिगर बन गया तो समझ लीजिए आपका आधा काम हो गया। चलिए देखते हैं फिगर क्या बनता है। पहले एक वृत्त बनाया गया है, एक वृत्त बना दिया, देखिए जो वृत्त है तो का केंद्र होगा, यानी केंद्र O है, इस केंद्र से कोई एक स्पर्श रेखा खींची गई, दैट मींस ये P से एक स्पर्श रेखा खींची गई ये T तक, और यहां से केंद्र O से P की जो डिस्टेंस दी गई है हमारी कितनी दी गई है 10 दी गई है। तो पहले तो देखिए 10 हो गई यहां तक, और यहां पर इसकी त्रिज्या भी दी गई है, इसका मतलब आपको दी गई है OT की वैल्यू अगर हम लोग देखें वो दे दी गई है क्या 6। क्लियर, जो फिगर के पहला जो स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंग हमारा कंसेप्ट ये फिगर बना, ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O से P बिंदु तक की डिस्टेंस जो है 10 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर लोग देखें तो देखिए एक प्रमेय होती है जिसको हम बोलते हैं जीवा स्पर्श रेखा प्रमेय। स्पर्श रेखा जो होती है त्रिज्या पर क्या होती है लंब होती है, तो यहाँ से अगर देखें तो लंब है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा, तो ये हमारा क्या होगा हाइपोटेन्यूज, ये बेस या परपेंडिकुलर। हमें एक पीटी निकालना तो निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो 10 का स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर घटा दें, तो दैट मींस 10 के स्क्वायर में से घटा दें उसका अंडर रूट निकाल दें, दैट मींस 10 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर घटा के अंडर रूट निकाल दें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर। यहां से हमें पीटी की वैल्यू मिल गई कितनी है 8 सेंटीमीटर।
लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। हमें निकालना क्या है, यहाँ पर बीसी की वैल्यू निकालनी है। तो बीसी वैल्यू निकालने के लिए अभी क्या है, पीबीसी एक छेदक रेखा है। तो एक छेदक रेखा, तो इसको हमको कहीं ना कहीं ऐसे सपोज दैट ये डाल दी, ये बी रहा और सी रहा, पीबीसी ये आपकी क्या हो गई, एक छेदक रेखा हो गई। और इसमें पीबी की वैल्यू दे दी गई है 5 सेंटीमीटर, यानी ये वैल्यू जो हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर। आपको ये वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू क्या होगी, बीसी जो है एक से जीवा है, इस जीवा की वैल्यू मान हमें निकालना होगा। तो इसके लिए हमें जीवा वृत्तखंड प्रमेय से हम लोग निकाल सकते हैं। क्या प्रमेय होती है, पीए, यहाँ पीए नहीं, यहाँ पर पूरी जीवा जो यहाँ तक डिस्टेंस यानी पीसी इंटू पीबी इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर। इस प्रमेय को लगाकर हम लोग डायरेक्टली आंसर्स निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पीटी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8, यानी क्या हो गया 64। और पीसी का मतलब क्या हो गया, बीसी प्लस 5, बीसी प्लस 5। और पीबी के वैल्यू का मतलब हो गया कितना, 5। अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, 5BC प्लस 25 इज इक्वल टू 64। इधर जाएगा दैट मीन्स घटेगा, दैट मीन्स हमारे पास हो जाएगा क्या, 39 5BC। तो BC की अगर वैल्यू की बात करें 5 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास आएगा क्या, 7.8 सेंटीमीटर। देखिए ये 7.8 सेंटीमीटर किस ऑप्शन पे दिख रहा है हमारा, 7.8 किस ऑप्शन पे, फर्स्ट ऑप्शन पे। इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी ज्योमेट्री से रिलेटेड है। एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें AB बराबर AC, BC को D तक बढ़ाया जाता है। रेखा AC पर एक बिंदु E AB के समांतर सरल रेखा EF है। इस प्रकार निर्मित ECDF चतुर्भुज है। विचार कीजिए, यदि ABC एंगल ABC की वैल्यू 65 है या मान इतना है, और ये देखते हैं जो क्वेश्चन लगा है। पहले तो सबसे पहले त्रिभुज ABC, तो एक ट्रायंगल हम लोग ड्रा कर लें। ये ट्रायंगल ड्रा कर लिया ABC, जैसा प्रश्न बोला त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर AC के, यानी जितना ये है AB जो है AC के बराबर है। BC को D तक बढ़ाया गया, यानी इसको BC को आगे बढ़ा दीजिए D तक, BC को D तक बढ़ाया गया। रेखा AC पर कोई बिंदु E, इस E से रेखा AC पर कोई बिंदु लीजिए ये, और E यहाँ पर AB के समांतर EF रेखा खींची गई, यानी EF जो है एक रेखा खींची जाती है E से, यानी इस तरह खींची गई। ऐसे हम लोग पीछे भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि आपको एज्यूम करना है ECDF एक आपका क्या है, चतुर्भुज की तरह विचार करना है। तो C अगर F इधर आएगा तो फिर हमारा चतुर्भुज नहीं बन पाएगा। इस वजह से हम लोग अभी E को F को आगे की ओर ले गए। अब इसको ऐसे टच करा दें, ये दोनों लाइन एक दूसरे की पैरेलल है। अब में एक एंगल कौन सा दिया गया, एंगल ABC की वैल्यू दी गई 65 डिग्री, यानी ये वैल्यू 65। एंगल EFD देखिए कौन सा एंगल बनेगा, यानी इसको अगर इस तरह टच कराएंगे तभी EFD पॉसिबल है, यानी ये एंगल आपका हो गया 80 डिग्री। हमें निकालना किसका है, एंगल निकालना है FDC की वैल्यू क्या होगी। FDC मतलब ये वैल्यू आपको निकालनी है, कितना होगा। देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। कौन कौन सी लाइन, AB जो है EF के पैरेलल है। अगर इसको बैक ऐसे पीछे खींचे तो ये लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो गई। देखिए ये इसकी एक क्या हो गई, ये एक तरह से त्रियक रेखा हुई। तो इस तरह इसका ये क्या बना, संलग्न कोण। और संलग्न कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब ये 65 है, तो ये भी एक तरह से क्या होगा 65। अगर यहाँ पर कोई एक नाम दे दे P, तो देखिए ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल क्या बना, PFD। और आप सभी को पता होगा कि P पूरा एक ट्रायंगल बना तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री, 80 डिग्री ये हुआ, 65 ये। तो रिमेनिंग हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर 80 65 दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास हो गया कितना 145। रिमेनिंग जो बचा यानी कितना बचा 35 डिग्री। यही हमारे पास आंसर हो गया, क्योंकि हमें निकालना था कि FDC की वैल्यू क्या होगी। देखिए 35 डिग्री किस ऑप्शन में दिख रहा है, वो दिख रहा है हमें किस ऑप्शन पे, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर बिंदु D तक मिलाया गया। तो देखिए जो भी फिगर है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं।
एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, बी सी पर कोई बिंदु डी, यहां पर कोई बिंदु रहा डी, यदि एडी यहां पर डी तक मिला दीजिए, पहले तो डी मिला दिया, एडी का मध्य बिंदु ई है, यहां पर इसको मिला दिया इस तरह, यहां पर एक कोई पॉइंट है जो ई है। इस प्रकार आपका एक ट्रायंगल बन रहा है बीईसी, यानी कुल मिलाकर आपको इस तरह टच कराना पड़ेगा तभी एक ट्रायंगल बनेगा बीईसी। बताना कि त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। ऑप्शन ये दिए गए 1/3 एबीसी, 1/4 एरिया ऑफ इसका, दैट थिंग्स। जो भी ऑप्शन वो देखते हैं पहले। देखिए ये आपका ई हमारा कैसा है, इसका मध्य बिंदु है। तो देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी, एक ट्रायंगल बन रहा है बीईडी। दोनों ही ट्रायंगल आपस में कैसे सिमिलर हैं, और सिमिलर है तो इनके एरिया भी आपस में बराबर होंगे। तो अगर हम लोग इस छोटे से ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल बीईडी का एरिया जो होगा, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी की बात करें तो वो क्या होगा, आपका इस बड़े ट्रायंगल ए बी डी एरिया का क्या होगा, हाफ, क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर। तो दैट मीन्स का एरिया क्या होगा, 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए बी डी। सिमिलरली अगर हम लोग इसी साइड देखें, सी ई और डी, इसका एरिया की बात करें, इसका एरिया जो होगा सीईडी का, वो क्या होगा, हाफ ऑफ इस साइड का एडीसी का, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, इसके एरिया का हाफ होगा। अब हमें निकालना किसका एरिया है, बीईसी का। अगर इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों इक्वेशन को, तो देखिए क्या बन जाएगा, निकल आएगा, बीडी का एरिया प्लस ईडीसी का एरिया मिलके एक साथ बना देंगे क्या, बीईसी का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी इज इक्वल टू, अगर इन दोनों से हम लोग 1/2 कॉमन ले लें तो देखिए क्या बचता है, एबीडी का एरिया और एडीसी का। इन दोनों एरिया को ऐड करते तो हमारे पास मिल जाता है क्या, बड़ा ट्रायंगल का एरिया। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखिए इस तरह का कोई ऑप्शन जिसमें है वही हमारा क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। दैट मीन्स किस ऑप्शन में सही ऐसा आंसर है, देखते हैं तो पाते हैं हम लोग इसमें थर्ड ऑप्शन पर। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्रिभुज एबीसी के कोणों एबीसी बीसीए के अर्धक ओ पर मिलते हैं, तो भुजा बीसी के सम्मुख ओ पर कोण क्या होगा। ये ऑप्शन देगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना होगा। देखिए एसएससी के एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे जो कहेंगे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ता है। तो देखते हैं क्या है, एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें कोणों एबीसी और बीसीए, यानी ये कोण और इस कोण एबीसी और कोण बीसीए के अर्धक, एबीसी का अर्धक किया जाए और कोण बीसीए की ये ओ पर मिले। आपको बताना है कि ये जो कोण ये है बीओसी, आपको कोण ये बताना है कि क्या होगा, यानी इनका ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये ट्रायंगल अगर देख लें बीओसी एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में अगर हम लोग कोण बीओसी की बात करें तो बीओसी कैसे निकलेगा, अगर हम लोग देखें तो पूरा 180 होता है, 180 में से इतना एंगल और ये एंगल माइनस कर दे तो हमारे पास कोण बीओसी की वैल्यू निकल आएगी। तो क्या होगा 180 माइनस, क्योंकि ये जो कोण है कोण एबीसी का क्या है, अर्धक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं कोण बी प्लस 1/2 कोण ऑफ सी, यानी कोण बी का हाफ कोण सी का अंदर, ए बी सी का हाफ और कोण ए सी बी का हाफ करके ऐड करके 180 से घटा दें तो हमारे पास निकल आएगा एंगल बीओसी। अगर इसमें से हम लोग 1/2 कॉमन ले लिया जाए तो 180 माइनस 1/2 कोण बी प्लस सी, यानी कोण बी प्लस सी का मतलब क्या हुआ 180 माइनस कोण ए, क्योंकि पूरे ट्रायंगल का जो एरिया का, ट्रायंगल के जो तीनों एंगल का सम होता है वो कितना होता है 180। तो अगर इस एंगल की बात करेंगे तो क्या होगा 180 माइनस कोण ए। अगर हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 90 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो घट के यहाँ से क्या होगा 90 प्लस
हाफ ऑफ 4a। देखिए ऐसा किस ऑप्शन पे दिख रहा है? तो क्लियर दिख रहा है हमारे पास किस ऑप्शन पे? सेकंड ऑप्शन। दैट मींस करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? सेकंड। तो ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये भी एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दो प्रॉपर्टी लगनी होंगी, एक सर्ट्स की भी लगनी है और कुछ अलजेब्रा की भी कंडीशंस लगनी है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। यदि ax बराबर by बराबर cz, ऐसे अगर कभी तीन लोग बराबर a बराबर b बराबर c लिखा हो तो किसी एक कोएफिशिएंट k के इक्वल हम लोग मान लेते हैं, जिससे एक रेशियो बन जाए और रेशियो के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा है। यदि ax बराबर by बराबर cz, ax इज इक्वल टू by इज इक्वल टू cz, इनके इक्वल हम लोग k मान लें। तो k मान लेते तो यहां से दिखता है a इज इक्वल टू क्या होगा? k टू पावर 1 बाय x। इस सर्ट्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होता है। सिमिलरली b इज इक्वल टू हो जाएगा k टू पावर 1 बाय y एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा आपका k टू पावर 1 बाय z। क्योंकि यहाँ पर एक आगे कंडीशन दी गई a b c इक्वल टू 1, तो हम अगर इन तीनों का आपस में प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट करने पे क्या होगा? a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू k। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो k की पावर 1 बाई एक्स, k की पावर 1 बाई वाई, k की पावर 1 बाई z, और देखें तो बेस सबका सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो क्या होगा? 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। और ए बी सी की जगह पे हम लोग क्या लिखा हुआ है? 1। तो 1 लिखा है। 1 कब होता है? किसी की पावर अगर 0 है तभी उसकी वैल्यू होती है कितनी? 1। इसका मीन्स है कि 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड की वैल्यू क्या होगी? 0। अगर इसको हम लोग एलसीएम ले लें तो क्या आएगा? एक्स वाई आ जाएगा, फिर वाई है जेड, जेड एक्स, और बाकी सारा एलसीएम वाला पार्ट को सेट पॉइंट किया तो दैट मींस की वैल्यू होगी क्या? 0। हमें फाइंड क्या करना होता? एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू क्या होगी? दिख रहा है एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू क्या है? 0। देखिए 0 किस ऑप्शन पे? तो हमें मिलता है किस ऑप्शन पे? थर्ड ऑप्शन पे। चलिए भाई नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा 11वां प्रश्न है। आधा जो हम T20 की बात की उनमें से आधे प्रश्न हो चुके हैं, वह आगे आने के लिए। देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कहता है। यदि ये भी एक क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड है और इसमें मेंस्ट्रुएशन के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा परसेंटेज का भी यूज है, तो कहीं ना कहीं हम लोग परसेंटेज कंसेप्ट का यूज करते हैं। देखिए क्या बोला गया? यदि एक लंबवृत्तीय शंख के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में ही 20% की वृद्धि की जाए, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो देखिए ऐसे प्रश्न करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज लगाते हैं और जल्दी से आंसर्स ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए क्या बोला गया। पहले देखिए क्षेत्र त्रिज्या में 20% की वृद्धि की गई, तो कहीं कहीं शंकु है तो इसका शंकु क्या होगा? आधार जैसा होगा, वृत्ताकार होगा, तो वृत्त के क्षेत्र मतलब बेस में क्या क्षेत्र में प्रभाव पड़ा, और क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई कर देते तो उससे मान निकलाता क्या? आयतन निकलाता है। तो पहले देखिए क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ा, फिर देखते हैं आयतन, क्योंकि कई बार प्रश्न बन जाता है कि क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ा। कभी वर्ग से रिलेटेड आ जाता है तो कभी आयत से रिलेटेड, जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। 20% वृद्धि की गई तो क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी, वृद्धि कितनी होगी? इस पे सक्सेसिव परसेंटेज जो फॉर्मूला होता है आप सबको पता होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। और यहाँ पर दोनों ही चीजें x और y दोनों ही क्या है? सेम है, क्योंकि आधार यहाँ पर रेडियस है, मतलब वृत्त जो है वो तो रेडियस, दोनों रेडियस क्या आते हैं? सभी से हर जगह पे क्या सेम होती है, इसलिए y भी क्या रहेगा? x रहेगा। तो देखिए तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बाई 100, तो इस तरह सॉल्व करने पे हमें निकलता है क्या? 44%। दैट मीन्स का जो एरिया जो बेस होगा उसके बेस में 44% होगी। कैसा है? पॉजिटिव आया है तो इसका मीन्स होगा कि एरिया जो हमारा होगा 44% बढ़ गया। ये तो बात हो गई एरिया की, लेकिन हमें निकालना क्या? आयतन में। तो आयतन का बेस एरिया इंटू हाइट, तो बेस का एरिया क्या होगा? 44% बढ़ा, और ऊंचाई में आपकी 20, तो 44 प्लस 20 प्लस 44 इंटू 20 बाई 100, 44 प्लस 20 दैट मीन्स 64। यहां से देखते हैं तो 25 जा 5 8 जा 8.8, तो दैट मीन्स 64 प्लस 8.8 दैट मीन्स अप्रोक्सीमेट निकलता है आपका 72.8। हमें पूछा क्या गया है? अप्रोक्सीमेट, सन्निकट, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेट, तो 72.8 तो है नहीं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? 0.72 पॉइंट। अगर हमारे पास 4 मिलता
तो हम लोग 72 ही लेते हैं, लेकिन 72.5 से ज्यादा है, इस वजह से हम लोग लेंगे आंसर कौन सा, 73। तो दैट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर जो आयतन में जो वृद्धि होगी वो कितने परसेंट की होगी, 73% अप्रोक्सीमेट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है एक बेलनाकार पात्र जिसकी भीतरी व्यास 24 सेंटीमीटर, यानी व्यास 24 सेंटीमीटर, इसका मतलब त्रिज्या हमारे पास क्या आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। पानी भरा हुआ है, एक इसमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या एक ठोस गोले का बेलन इसमें डुबो दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग आर्निश प्रिंसिपल का भी यूज करते हैं। आर्निश प्रिंसिपल के अनुसार अगर हम लोग कोई भी डालेंगे, कोई भी सॉलिड चीज डालते हैं वाटर में, तो वो कुछ ना कुछ वाटर इसका डिस्प्लेस होता है, वो वॉल्यूम जो होता है डिस्प्लेस वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो देखिए वॉल्यूम जो होगा, पहले हम लोग को रखा किसमें गया, बेलन में, और जो डाला जाएगा उसी का वॉल्यूम जो होगा उतना ही आपका वॉल्यूम उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। पूछा गया कि जल स्तर में कितनी वृद्धि होगी, तो यहाँ पर जो बेलन है तो रेडियस तो वही रहेगी कितनी, 12। हमें जो डिस्प्लेसमेंट जो हुई उस हाइट की वैल्यू निकालनी है। तो हाइट हमारे पास जो भी वाटर में चेंजमेंट हुआ उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इनका वॉल्यूम दोनों के वॉल्यूम के इक्वल कर दिया जाए। तो बेलन का वॉल्यूम आपको पता है, यह आयतन क्या था, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब है 12 का स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू, और यहाँ पर ये क्या है, ठोस गोला। तो गोले का वॉल्यूम क्या होता है, देखते हैं, 4/3 पाई, और आर का मतलब हो गया यहाँ पर क्या, 6 का क्यूब। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहां से देखें तो 12 का स्क्वायर, यहां से देखें तो होता है हमारे पास 6 का क्यूब, यानी 4/3, हाइट के लिए डायरेक्ट निकालते हैं, 4/3 6 का क्यूब, दैट मीन्स 216 अपॉन 12 का स्क्वायर, दैट मीन्स डिवाइड कर दे 144 से। तो डिवाइड करते हैं तो हमारे पास देखिए यहाँ से पहले से देखिए 36 4 जा, और 36 से यहाँ पर देखिए 36 आ जाएगा, 36 का स्क्वायर होता है 36 6 जा, तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो दैट मीन्स यहाँ से आया 2 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स जो हाइट और जो वाटर का लेवल होगा वो 2 सेंटीमीटर क्या करेगा, अप हो जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा। देखिए 2 सेंटीमीटर किस ऑप्शन पे, थर्ड ऑप्शन पे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि cot थीटा इज इक्वल टू 2xy अपॉन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो cos थीटा का मान क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री बेसिस है, और इसमें कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसका यूज किया गया है। आपको पता है cot थीटा की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं हमको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, और उस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल बनाया ABC, इस पे एंगल ये दिया गया थीटा, मान लो सपोज दैट। तो cot थीटा इज इक्वल टू हम लोग देखें तो होता क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या हिंदी में बोले तो हम बोलते हैं आधार बटे लंब। जो एक फॉर्मूला उन्होंने बचपन में पढ़ा होगा, लाल बटे कटका, उसका यूज करते हैं यहाँ पर। तो दिख रहा है यहाँ से क्या होता है, जो पहला पार्ट होता है ये साइन का हो गया, सेकंड पार्ट हुआ कॉस का, और ये पार्ट हुआ आपका क्या, टेन का। तो इसका अपोजिट कर दिए, यहाँ से उल्टा शुरू हो जाइए, तो ये कॉट हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिया क्या गया हमें, कॉट, तो कॉट का मतलब क्या होगा, a अपॉन l। a का मतलब यहाँ से देखिए तो a की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से 2xy, और l की वैल्यू हो गई हमारे पास क्या, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर। अब हमको पहले तो ये निकालना जाए, क्या निकाला जाए, हाइपोटेनस निकाला जाए, कर्ण निकाला जाए। पहले क्या होगा, तो कर्ण निकालने के लिए हम पहले उस थ्योरम का यूज करें, तो हमें ज्ञात होगा यहाँ से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें फाइंड क्या करना है, cos थीटा। cos थीटा मीन्स क्या हुआ, आधार बटे कर्ण, और आधार हमारे पास क्या है 2xy, कर्ण क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो cos थीटा का जो मान होगा क्या हो जाएगा, 2xy अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए ये ऐसा ऑप्शन किस ऑप्शन पे देखें, दिख रहा है हमें किस ऑप्शन पे, तीसरे ऑप्शन पे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस रिलेटेड दिया गया है। यदि x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, तो x स्क्वायर माइनस 1 बाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर माइनस 2 का बराबर क्या होगा। मतलब एक तरह से हमें x की वैल्यू दी गई है, और निकालने का मान हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या होगा। x का मान अगर 2 प्लस रूट 3 है, तो हमें देखें तो इसका मतलब कहने का क्या है,
एक्स स्क्वायर और माइनस का मतलब है कि 1/x²। इसकी मान हमें निकालना है। x की वैल्यू दी गई है और हमें ये निकालना है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से एक कोई नंबर दिया गया और उसके इनवर्स के बारे में बात की गई है। तो ये x की वैल्यू अगर ये है तो अगर हम लोग 1/x की बात करें, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस कितना √3। अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो क्या आएगा x प्लस 1/x। ऐड किया √3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, दैट मींस x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो गई 4। और हमें फाइंड क्या करना है x² प्लस 1/x² का मान निकालना है। तो अगर हम लोग दोनों बच्चों का क्या कर दें वर्क कर देते तो हमारे पास क्या आ जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू 16। दैट मींस x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 16 माइनस 2, दैट मींस 14। तो हमारे पास करेक्ट आंसर जो होगा x² प्लस 1/x² का मान होगा क्या 14। देखते हैं 14 किस ऑप्शन पे है, तो दिख रहा है हमें थर्ड ऑप्शन पे हमारे पास क्या है 14। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं ये अलजेब्रा। इसका एक डायरेक्टली तरीका याद रखिएगा, एक कंसेप्ट ये है। दूसरा ये अगर कभी x की वैल्यू दी जाए तो 1/x इसका जस्ट 2 माइनस क्या होता है √3 होता है, और जो भी प्लस होगा तो माइनस होगा इनवर्स वाला, अगर माइनस है तो फिर क्या होगा प्लस वाला। और अगर एक तरह देखें ऐड करें तो क्लियर है कि 1/x की वैल्यू मिल गई हमारे पास कितनी 4, x प्लस 1/x की वैल्यू 4 हो गई। अगर आपको इसका स्क्वायर निकालना हो सिंपली इसका स्क्वायर करके 2 माइनस कर दें तो डायरेक्टली इसके स्क्वायर के टर्म्स का आंसर निकल आता है। तो देखते हैं तब भी हमारे पास आंसर क्या रहेगा 14। किसी अर्धवृत्त पर बने अंतावर्त का क्षेत्रफल और पूरे वृत्त पर बने अंतावर्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमें किसका क्षेत्रफल अनुपात निकालना है, वर्ग ही है लेकिन बने कहां पर, एक अर्धवृत्त पर बना अंतर की ओर और एक पूरे वृत्त पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। तो पहले हम देखते हैं बनता किस तरीके से। अगर पूरे वृत्त की बात की जाए, अगर पूरे वृत्त की बात किया तो इस तरह पूरा वृत्त आपका बना, ये हो रहा है। अगर हम लोग इस तरह से इस तरह टच करा दें, ये एक तरह से वर्ग बना, वर्ग है सपोज ये इस तरीके से अगर देखें तो ये इसका केंद्र है और यहाँ पर जो वृत्त है जिसकी त्रिज्या, वृत्त जो है जिसकी त्रिज्या आपको r दी गई, यहाँ तक r है। तो ये अगर हम देखें तो ये भुजा और ये भुजा दोनों चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी सेम है, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं सेम बराबर होती हैं। और यहाँ पर कोण कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग माने अगर इसकी भुजा अगर a है ये भी a होगी, तो एक तरह से देखें तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 2a² इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या 4r², क्योंकि ये r प्लस r मिलाकर क्या होगा 4r²। दैट मींस यहां से देखें तो a² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r²। क्लियर। अब अगर हम लोग इस तरह अर्धवृत्त की बात करें तो अर्धवृत्त में जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। तो यहां से यहां तक इसकी रेडियस होगी, ये दोनों क्या होंगी साइड होंगी। तो यहां से अगर देखें तो 2a² इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या r²। तो a² का अगर हम लोग मान निकालें तो क्या आएगा r²/2। अब हमको निकालना क्या है इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, लेकिन ध्यान रखना है किसको पहले रखना है, अर्धवृत्त बोला गया है और फिर इसके बाद क्या है पूरा वृत्त। तो अर्धवृत्त क्या है r²/2 और पूरा वृत्त है हमारे पास क्या 2r²। दोनों के बीच का रेशियो चाहिए तो r²/2 रेशियो किसका 2r²। r² से r² कैंसिल हो गया तो दैट मींस यहां से बन गया क्या 1:4। देखते हैं 1:4 किस ऑप्शन पे है। यहाँ पर देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको दो चीज दी गई है, 1:4 भी दिया गया है 1:8। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा 1:4। चलिए आगे बढ़ते हैं। A B से 20% कम काम करता है। यदि A एक काम को 7.5 घंटे पूरा करता है तो B कितने दिन घंटों में पूरा करेगा। देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो एक इफिशिएंसी बेसिस क्वेश्चन है। A B से 20% कम काम करता है, इसका मतलब है कि अगर B एक दिन में 100 काम कर रहा होगा तो A कितना काम कर रहा होगा 80 का, 20%, 20% क्या है कम। तो अगर हम लोग देखें तो इन दोनों के बीच का अगर रेशियो बनाओ पर डे के हिसाब से तो रेशियो बनेगा कितना A/B 4:5। इसका मतलब है कि A एक घंटे में 4 काम कर रहा है और B कितना कर रहा है 5। और देखें तो यहाँ पर बोला गया एक काम को A 7.5 घंटे में पूरा करता है। 7.5 घंटे का मतलब है कि 15/2 घंटे में पूरा काम कर दे रहा है।
और 1 घंटे में कितना काम कर रहा है 4, तो पूरा काम करने में से कितना टाइम लगेगा, पूरा काम कितना था 4 × 15/2। अब पूछा किसके बारे में गया है, ये तो टोटल वर्क हो गया। बी एक दिन में 1 घंटे में कितना कर रहा है 5, पूछा गया बी कितने घंटों में पूरा काम करेगा, पूरा वर्क हमारे पास इतना है और बी 1 घंटे में 5 काम कर रहा है, बी को पूरा काम करने में टाइम लगेगा 4 × 15/2/5, 5 से इसको कैंसिल किया 3 आया और 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, यानी 6 आवर्स में जो है बी पूरा काम कर देगा। देखते 6 घंटे किस ऑप्शन पे दिख रहा है, 6 घंटे हमारे किस ऑप्शन पे, दूसरे पे। दैट मींस करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, दूसरा। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यदि पूरी मात्रा के दूध के 2/3 भाग का विक्रय मूल्य पूरी मात्रा के क्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है और इससे पूछा गया लाभ प्रतिशत क्या होगा। दूध की जो पूरी मात्रा है का 2/3 भाग जो विक्रय मूल्य है उसका 2/3 भाग आपका क्या है, क्रय मूल्य है। तो दैट मीन्स अगर पूरा भाग 1 था तो पूरे दूध की मात्रा, तो ये एक एसपी अगर पूरे भाग पूरा था 1 तो सीपी हमें कितना रखा गया 2/3। तो पूछा गया यहाँ से कि आपको प्रॉफिट हुआ तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो। देखे तो यहाँ प्रॉफिट देखिए तो कितना हो रहा है 1 - 2/3 का इतना प्रॉफिट हो गया, और हमसे पूछा गया प्रॉफिट परसेंट, तो नहीं ये प्रॉफिट हो गया, डिवाइड बाय सीपी कर दे, दैट मींस क्या करें 2/3 से डिवाइड कर दे इनटू 100 कर दे, तो हमारा निकला था प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ से निकला हमारा कितना 50%। देखिए 50% किस ऑप्शन पे दिख रहा है हमारे, किस पे, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेन्नई क्वेश्चन कहीं कहीं स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। बोला जा रहा है कि चेन्नई से मुंबई के बीच की दूरी 560 किलोमीटर की दूरी पर है। निश्चित नहीं है, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल वे पे है, रियल दूरी कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैथ में क्वेश्चन कुछ भी माना जा सकता है। तो उसी पर बेसिस है ये 2 स्टेशन है, एक तरीके से ए और बी मान सकते हैं कि यहाँ पर नेम स्पेसिफिक दिए गए हैं चेन्नई और एक दिया गया है मुंबई। ये एक दूसरे से 560 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 560 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी मुंबई से प्रातः 6 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, उधर जाती कहाँ, चेन्नई की ओर। दूसरी रेलगाड़ी चेन्नई से मुंबई की ओर 7 बजे 60 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है। तो मुंबई से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेंगी या मिलेंगी। तो देखिए पहली ट्रेन चलती है 6 बजे और दूसरी ट्रेन चलती है 7 बजे। 6 बजे जब चल रही है और वो चलती किस स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से इधर से चल रही है, वो भी 6 AM पे। दूसरी ट्रेन इधर से स्टार्ट लेती है और वो स्टार्ट होती है 7 AM पे, और किस स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर दोनों ट्रेनें एक साथ स्टार्ट होती तो हमें डिस्टेंस चलना होता मिलने के लिए कितना 560 किलोमीटर, बट स्टार्ट ले रही है 1 घंटे के बाद सेकेंड ट्रेन। तो फर्स्ट ट्रेन 1 घंटे में अकेले चलेगी, दैट मीन्स कितना डिस्टेंस चलेगी 1 आवर्स में 40 किलोमीटर। दैट मीन्स रिमेनिंग जर्नी जो बची वो बची हमारे पास कितनी 520 किलोमीटर। और ये 520 किलोमीटर जो डिस्टेंस बची है रिमेनिंग जर्नी, वो रिमेनिंग जर्नी 520 किलोमीटर कवर होगी इसका इन दोनों की रिलेटिव स्पीड, और दोनों किस तरह चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन। जब अपोजिट डायरेक्शन चलती हैं उस केस में रिलेटिव स्पीड दोनों की स्पीड क्या आती है, सम हो जाती है। तो यहाँ पर 60 और 40, दैट मीन्स क्या हुआ 60 40 एक तरह से क्या हुआ 100, यानी इनकी रिलेटिव स्पीड हो गई 100 किलोमीटर पर आवर्स और डिस्टेंस चलनी है कितनी 520। तो इनको टाइम जो लगेगा मीटिंग टाइम क्या होगा 520/100, दैट मीन्स क्या होगा 5.2 आवर्स में ये मिलेगी। जब दोनों ट्रेनें साथ साथ चल रही होंगी तो 5.2 आवर्स, ये 5.2 आवर्स का 7 बजे के बाद। लेकिन हमसे पूछा क्या गया मुंबई से कितनी दूर, यानी मुंबई ट्रेन कब चली थी, सुबह 6 बजे से, और ये चली थी 7 बजे। 7 बजे हमें 5 घंटे 5.2 आवर्स लग रहे हैं, और 6 की बात करें तो 6 की बात 15 कितना हो गया 1 घंटे और बढ़ जाएगा, दैट मीन्स 6.2 आवर्स। और 6.2 आवर्स में अगर 40 की स्पीड से चलें तो कितना डिस्टेंस चल जाएंगे 4 2 8 और 4 24 और 4 28, 288 किलोमीटर। देखते हैं 288 किलोमीटर किस ऑप्शन पे दिख रहा है। तो 4 2 8 2 4 से 24, दैट मींस 248 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 248 हमें दिख रहा है किस ऑप्शन पे, सेकंड ऑप्शन पे। दैट मींस हमारा करेक्ट आंसर होगा 248 किलोमीटर, दैट मींस सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न कहीं कहीं प्रेशर परसेंटेज से रिलेटेड है कि एक वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या 5% वृद्धि होती है,
दूसरे वर्ष पे 5% की कमी होती है। ये दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7980 थी, तो पहले वर्ष की तुलना में शुरुआत में इसकी जनसंख्या क्या रही होगी? पहले 5% बढ़ी, फिर 5% घटी। तो इस तरीके से देखें, एक तरह सक्सेसिव परसेंटेज के हिसाब से देखें तो पहले बढ़ती है फिर घटती है। इस तरह से नेट जो होती है, श्योर सी बात है कि कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा, डिक्रीजमेंट हुआ होगा। और ये जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन दी गई क्या आफ्टर 2 इयर्स, और हमें निकालनी कौन सी है, इनिशियल वैल्यू। दैट मींस अगर देखो, अगर पहले कहीं 5% की वृद्धि दी जाए और 5% की क्या की जाए, कमी, तो श्योर सी बात है कि वो नेट जो होगा पॉपुलेशन, श्योर सी बात है डिक्रीजमेंट होगा। और डिक्रीजमेंट कितना होगा, जो भी कॉमन परसेंट है डिवाइड बाई 10 का होल स्क्वायर, इतने परसेंट का क्या होता है, डिक्रीजमेंट होगा। तो 5/10 दैट मींस कितना हो गया, 5/10 का मतलब हो गया, यहां से देखिए तो हमारे पास क्या होगा 25/100, इतने परसेंट की क्या होगी, कमी होगी। तो ये जो पॉपुलेशन हुई होगी, इस तरह एक तरीका इससे लगा सकते हैं, और चाहे तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, या फिर बोले तो बोलते हैं 0.25% का डिक्रीजमेंट हुआ। ये जो पॉपुलेशन है कब है, 2 साल बाद की। हमें निकालनी कौन सी वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू जो होगी पहले साल के अंत में 7980 डिवाइड बाई, यानी 0.25% का डिक्रीजमेंट हुआ है, यानी 100 अगर रही होगी तो 99.75 अब बची होगी। दैट मीन्स क्या होगा, 99.75 इंटू 100। ये जो पॉपुलेशन आ जाएगी ये कब आएगी, आप बिफोर जब इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट डिवाइड करेंगे तो इस तरह हमारे पास आंसर आता है 8000। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, और ये आज के स्पीड टेस्ट प्रोसीजर का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए क्या बोला गया है, 12 सेंटीमीटर लंबी एक अनलंब छड़ी जमीन पर 7 सेंटीमीटर लंबी परछाई बनाती है। परछाई जो बनती है हमारी हॉरिजॉन्टल बनती है और लंब ऐसे, यानी कोई भी मीनार इस तरीके से, कोई छड़ी है इस तरह की है, ऐसे बनती है। ये 7 सेंटीमीटर, तो इसकी परछाई जो बन रही है, सॉरी लंबाई जो है छड़ी की कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और इसकी जो परछाई है 7 सेंटीमीटर। उसी समय दूसरी जो मीनार है, ये छड़ी है ऐसे, उसी समय कोई मीनार है जिसकी जमीन पर परछाई जो है कितनी थी, 49 मीटर। दैट मीन्स परछाई ये बनी 49 मीटर की। हमें बताना कि ये जो है, ये आपके पास मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो एक तरह से देखें, जब परछाई जब होगी तो सूर्य के साथ क्या कुछ ना कुछ उन्नयन कोण बन रहा होगा, और उन्नयन कोण दोनों जगह पर क्या होगा, सेम होगा। और उन्नयन कोण क्या निकलेगा, देखते देखें तो tan थीटा की बात करें, दोनों जगह tan थीटा क्या होंगे, सेम होंगे। और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दैट मीन्स क्या होगा, 12/7 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता नहीं, हमारे पास ये क्या है 49, तो 7 से जा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो गई 12 इंटू 7, दैट मीन्स 84 मीटर। देखते हैं 84 मीटर किस ऑप्शन पे है, दिख रहा है हमारे पास 84 हमारा किस ऑप्शन पे, फर्स्ट ऑप्शन। तो दैट मीन्स हमारे पास ऑप्शन जो है सही है, कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो इस एसएससी सीजीएल 64 जो बेस्ट 20 क्वेश्चन थे, जो इंपॉर्टेंट भी थे, साथ में कंफ्यूजिंग भी थे क्वेश्चन, वो हमने कवर किए। अभी आगे के लिए जो भी नेक्स्ट एसपी होगा उस पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।